हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आरपीसी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एग्ज़ाम 2024 के कुछ चुनिंदा प्रश्नों को, जो अगर बाय मेथड या बाय प्रोसेस अगर करें तो काफ़ी लेंदी हो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में उनको किस तरीके से हल करना है ताकि कम समय में हो, यानी कि शॉर्ट ट्रिक या फिर जो अलग अप्रोच हैं वो किस तरीके से लगाई जा सकती है इन प्रश्नों को हल करने में, वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि ए कैप तथा बी कैप दो इकाई सदिश हैं तो सदिश ए कैप प्लस बी कैप क्रॉस बी कैप के समांतर सदिश कौन सा होगा। चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो अगर इसको सदिश में हम बाय मेथड करें तो ये लंबा जा सकता है, लेकिन यहाँ प्रश्न में दिया गया ए कैप और बी कैप दो इकाई सदिश हैं। जरूरी नहीं है कि ये दोनों अलग अलग हों, तो हम एक बार के लिए मान के चलते हैं कि दोनों सदिश हैं वो समान हैं और दोनों आई कैप के बराबर हैं। ए कैप भी आई कैप है और बी कैप भी आई कैप के बराबर है। तो प्रश्न में क्या है, प्रश्न में ए कैप प्लस बी कैप दिया हुआ है। ए कैप प्लस बी कैप का मतलब हो गया आई कैप प्लस आई कैप, क्रॉस में दिया हुआ है आई कैप क्रॉस आई कैप। तो ये हमारे पास आ रहा है 2 आई कैप क्रॉस जीरो सदिश, क्योंकि आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो गया, जीरो। तो ये वापस फिर से आएगा जीरो सदिश के बराबर। तो जीरो सदिश के समांतर इनमें से कौन सा है, तो पहला ऑप्शन देखने पे अगर पहले ऑप्शन में रखेंगे तो आई कैप प्लस आई कैप 2 आई कैप के बराबर आ रहा है। दूसरे में आई कैप माइनस आई कैप, यानी ये जीरो के बराबर आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है 2 आई कैप प्लस आई कैप यानी 3 आई कैप, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन भी 2 आई कैप माइनस आई कैप यानी आई कैप के बराबर, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। तो केवल एक ही ऑप्शन है जो जीरो के बराबर आ रहा है, वो ऑप्शन नंबर 2 में है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस प्रश्न में अगर एक कोई ऑप्शन और मैच हो जाता जीरो सदिश का, तो वो भी हम एलिमिनेट कर सकते थे। ए कैप और बी कैप यहाँ हमने आई कैप माने हैं दोनों, तो आप उसमें दूसरे इकाई सदिश मान सकते थे। ए कैप आई कैप मान लो, बी कैप को जे कैप के बराबर मान लो, या फिर कोई के कैप के बराबर मान लो। तो आप इस तरीके से अगर अप्रोच लगाएंगे तो ये बहुत जल्दी प्रश्न हल हो सकता है और परीक्षा में हमें जल्दी ही करना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न अवकल समीकरण से संबंधित है। तो अवकल समीकरण दी हुई है एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश माइनस वाई बराबर एक्स क्यूब का हल है। अब अगर हम ऑप्शनों को पहले नहीं देखें और सीधा प्रश्न हल करने लग जाएं तो ये प्रश्न है कोची आइलर इक्वेशन। कोची आइलर इक्वेशन का ये प्रश्न है, जिसमें हमें सी एफ के साथ में पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि बराबर में एक्स क्यूब दिया हुआ है, ये होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकलेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को अगर करेंगे बाय मेथड तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन ऑप्शन को हम गौर से देखें तो पहला ऑप्शन है c1e⁻x प्लस c2e⁻−x प्लस 1/8x³ तो जब भी e की घात में m1x इस टाइप के आए तो ये कोची आइलर में सॉल्यूशन नहीं हो सकते। ऐसे ऐसे सॉल्यूशन होने की संभावना कम है, क्योंकि उसमें पहले से ही हम मान के चलते हैं जो इसकी समीकरण होगी वो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश की जगह हम बनाएंगे m गुणा m-1 प्लस एक्स वाई डैश की जगह हम लिखेंगे m माइनस वाई की जगह हो गया 1 बराबर 0। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन है, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर माइनस का एम प्लस का एम माइनस का 1 बराबर 0। माइनस और एम प्लस एम गया तो हमारे पास आएगा एम स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। इससे एम की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है +1 और एक आ रही है -1, यानी e की पावर x और e की पावर -x वाले सॉल्यूशन ये कट गए। ये सीधी इक्वेशन होती हैं, उनमें होते हैं, कोची आइलर वाले में नहीं होते। दूसरा है ई की पावर एक्स और ई की पावर -x, ये तीसरे ऑप्शन में है, इसमें भी कट गया। फिर चौथे ऑप्शन और दूसरे ऑप्शन को देखते हैं तो दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ c1x प्लस c2x की घात -2 और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है c1x प्लस c2x की घात -1। तो इसका जो सी एफ लिखते हैं कोची आइलर में, वो हम लिखते हैं c1x की पावर m1 प्लस c2x की पावर m2, ये सी एफ के बराबर होता है। तो
यहाँ पे हमारे पास m की दो वैल्यू हैं, m1 का मान 1 ले लो, m2 का मान अगर -1 लें तो c1x की पावर -1 और c1x की पावर 1, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आ रहा है। तो ये दूसरा ऑप्शन भी इसमें कैंसिल हो जाएगा, केवल और केवल चौथा ऑप्शन बचता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो हमने देखा कि इसमें केवल और केवल CF निकालने से काम हो रहा है, इसमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो प्रश्न है उसको हम कम से कम समय में हल कर पाएँ, ऐसी अप्रोच लगानी है। तो हमें ऑप्शंस के थ्रू भी देखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन है जैसे दिया हुआ है, यदि एफ ए प्लस बी माइनस एक्स बराबर एफ एक्स हो तो इंटीग्रेशन ए से बी तक लिमिट है एक्स एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होगा। तो ये हमें पता है कि जो निश्चित समाकलन है, डेफिनेट इंटीग्रल है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन है, उनसे क्वेश्चन हल भी हो जाएगा। तो हो सकता है कि हमारे पास अप्रोच किसी को प्रॉपर्टी याद नहीं हो या लगानी नहीं आए, एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं हो रहा हो, प्रेशर आ जाए। अगर नहीं भी हो तो हम इसको बेसिक तरीके से मान सकते हैं कि एफ के अंदर जो है ए प्लस बी माइनस एक्स और एक्स, ये दोनों मानों के लिए एफ एक्स का मान है वो बराबर है। यानी एक तरीके से हम अगर इसको कांस्टेंट फंक्शन मान लें तो इसमें कोई समस्या नहीं आनी चाहिए कि एक्स का कोई भी मान हो उसके लिए एफ एक्स का मान है वो समान आ रहा है। तो हम कांस्टेंट फंक्शन मान सकते हैं। तो हम मान लेते हैं एफ एक्स 1 के बराबर है। अगर एफ एक्स को 1 के बराबर मानेंगे तो प्रश्न क्या है, ए से बी एक्स गुणा एफ एक्स का मान 1 डी एक्स, एक्स डी एक्स का समाकलन करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर बट्टा 2, लिमिट है हमारी ए से लेके बी तक। तो यह आएगा बी स्क्वायर बट्टा 2 माइनस ए स्क्वायर बट्टा 2, 1/2 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब हम ऑप्शंस में देखेंगे कि ये कौन से ऑप्शन में इसका आंसर आ रहा है। तो पहला ऑप्शन देखा, पहला ऑप्शन है हमारे सामने a प्लस बी बट्टा 2, ए से बी एफ एक्स का मान हमने 1 रखा, 1 डी एक्स। तो ये आ रहा है a प्लस बी बट्टा 2, 1 का आ गया x और लिमिट हमने रख दी a से लेके b। तो ये आ गया a प्लस बी बट्टा 2 और लिमिट को हम पुट करेंगे तो ये आएगा b माइनस ए। तो ये 1/2, ये b प्लस ए है, ये b माइनस ए है। तो इसमें सर्वसमीका लगाने पर हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये जो हमारा प्रश्न था उस वैल्यू के बराबर मैच हो रहा है, तो ये इसका आंसर हो सकता है। अब अगर ऐसे ही हम देखें बाकी ऑप्शंस में अगर कोई मैच कर गया, नहीं करा तो यही आंसर हो जाएगा, मैच कर गया तो हम एफ एक्स को कुछ और मान लेंगे। इसी प्रकार से हम ये प्रक्रिया करके वापस ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर एफ एक्स को 1 रख के बाकी ऑप्शन में ट्राई करें, जैसे कि ऑप्शन नंबर 2 को देखें, तो ऑप्शन 2 है ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी, ए से बी एफ बी माइनस एक्स का मान फिर से 1 डी एक्स। तो ये आएगा ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी और ये आएगा एक्स, इसकी लिमिट ए से लेके बी। तो ये आएगा ए माइनस बी बट्टा ए प्लस बी गुणा ये लिमिट बी माइनस ए के बराबर। तो ये हमारे पास 1/2 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इसके बराबर नहीं आ रहा, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। ऐसे ही हम बाकी ऑप्शन में देखेंगे। ऑप्शन नंबर 3 को देखें, ऑप्शन नंबर 3 में भी 2 कहीं पे भी नहीं आएगा। अगर देखोगे यहाँ 1 रखोगे तो 1 से फिर से वापस से वही लिमिट बनेगी बी माइनस ए, और बी माइनस ए से नीचे वाला कट जाएगा, लेकिन 1/2 जो बाहर आ रहा है वो कहीं नहीं आ रहा। चौथे ऑप्शन में फिर भी 1/2 आ रहा है, तो एक बार ट्राई कर लेते हैं चौथे ऑप्शन को, ऑप्शन नंबर 4 को ट्राई करते हैं। तो 4 है बी माइनस ए बट्टा 2, फिर समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो ए से बी एफ एक्स का मान 1 डी एक्स रख दिया। तो बी माइनस ए बट्टा 2, ए से बी 1 डी एक्स का मान हमारे पास आ जाएगा बी माइनस ए के। तो ये बी माइनस ए के होल स्क्वायर बट्टा 2 आ रहा है, तो ये भी इसके बराबर नहीं आया न। ये हमारे पास था बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ आ गया बी माइनस ए का होल स्क्वायर बट्टा 2, तो ये आंसर भी इसका नहीं हो सकता। तो इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है और वो ऑप्शन नंबर 1 है। अगला प्रश्न हमारे सामने है जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स द पॉइंट z1 बराबर 0, z2 बराबर 1 प्लस आयोटा, z3 बराबर 2 आयोटा
ऑन टू द पॉइंट्स W1 बराबर आयोटा, W2 बराबर 1, W3 बराबर इन्फिनिटी रेस्पेक्टिवली द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज। तो इसमें हमारे को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है, यानी द्विरेखिक रूपांतरण निकालना है, जिसमें कि रूपांतरण के बिंदु दिए हुए हैं कि ये इस बिंदु पे मैप हो रहा है, प्रतिचित्रित हो रहा है, और वो 3 बिंदु दिए हुए हैं। तो इसको भी मेथड से करोगे तो लंबा जाएगा। ऑप्शंस में आप रख के देखें तो ऑप्शन हमें एक बार देखने को पता चल रहा है कि जो Z3 देखें हम, Z3 में 2 आयोटा है, तो 2 आयोटा मैप हो रहा है इन्फिनिटी पे। इसका मतलब जो हमारे पास W आएगा, W में जो अंश बटा हर आ रहा है, हर को अगर 0 बना दे तो वो इन्फिनिटी में मैप होगा, और हर को 0 बनाने के लिए हमें उसको Z-2 आयोटा वाले जो ऑप्शन हैं वो देखने पड़ेंगे। तो Z-2 आयोटा इसमें है, पहले में, तीसरे में है, चौथे में है, दूसरा ऑप्शन इसका कट गया। Z+2 आयोटा में 2 आयोटा रखोगे तो 0 नहीं बनेगा हर में, तो ये ऑप्शन कट गया। फिर हम देखेंगे कि पहला ऑप्शन Z1 को 0 रखने पर, यानी Z को 0 रखने पर आयोटा पे मैप होना चाहिए। Z को जैसे पहले ऑप्शन में 0 रखा तो ये आ रहा 0 माइनस का 2 बट्टा 0 माइनस 2 आयोटा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा 1 आयोटा। 1 आयोटा किसके बराबर आएगा? आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये माइनस का आयोटा के बराबर आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास कट जाएगा, पहला ऑप्शन भी। फिर तीसरा ऑप्शन ट्राई करेंगे। तीसरा ऑप्शन है Z+2, यानी Z को मान 0 रखेंगे तो 0+2 अपॉन 2 माइनस अपॉन Z-2 आयोटा। तो Z का मान फिर 0 है तो Z का मान 0, Z का मान है हमारे पास 0 माइनस 2 आयोटा, 2 आयोटा। तो ये 0+2 2 बट्टा माइनस का 2 आयोटा, 2 से 2 कट गया, ये आ रहा माइनस का 1 आयोटा। तो ये आयोटा के बराबर आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो सकता है। फिर हम देखेंगे चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन है माइनस 0 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 2 आयोटा। तो ये आ रहा है 2 अपॉन माइनस का 2 आयोटा। तो ये फिर से माइनस 1 अपॉन आयोटा बनेगा, ये आयोटा बराबर आएगा। तो ये ऑप्शन भी इसका हो सकता है। हमें दूसरा ऑप्शन है वो और रख के देखना पड़ेगा कि Z बराबर 1 प्लस आयोटा रखें। तो Z बराबर 1 प्लस आयोटा तीसरे ऑप्शन में रखने पर आ रहा है 1 प्लस आयोटा प्लस 2 अपॉन 1 प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो ये आ रहा है 3 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा। तो ये 1 पे मैप नहीं हो रहा, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा, यानी तीसरा ऑप्शन भी कट गया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बता चौथा, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसमें रख के भी देखोगे 1 प्लस आयोटा को तो ये 1 पे मैप होगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि R है वो n अवयवों के एक परिमित समुच्चय, परिमित यानी फाइनाइट सेट दिया हुआ है A, जिसमें परिभाषित संबंध हैं R, तो समुच्चय में परिभाषित ऐसे संबंधों की कुल संख्या क्या होगी? तो हम A को एक फाइनाइट सेट मान लेते हैं। हमारे पास ऑप्शन दिए हैं 2 की घात 2n माइनस 1, n की घात n, 2 की घात n स्क्वायर, 2 की घात 2n। हमारे पास ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं, n के रूप में दिए हुए हैं 2 की घातों में या फिर ऐसे। तो हम एक को कुछ परिमित समुच्चय मान लेते हैं। ए सपोज मान लेते हैं 1 है, ए हम मान लेते हैं उसमें एक ही एलिमेंट है, वो है 1 के बराबर। तो आप इसको मैप करोगे ए से ए में, ए से ए में अगर मैप करोगे तो ये एक ही तरीके से मैप हो सकता है। फिर इसके अलावा एक हमारे पास रिक्त समुच्चय है, वो फाई होता ही है रिक्त समुच्चय। तो ऐसे रिक्त संबंध फाई है, वो रिक्त संबंध हो ही गया। तो हमारे पास ऐसे कुल संबंध 2 हो गए, एक तो फाई है और दूसरा 1 से 1 पे मैप हो रहा मान लो। तो अगर एक एलिमेंट ले रहे हैं, n का मान अगर 1 लें, n का मान 1 लें तो संबंधों की संख्या है वो आ रही है हमारे पास 2। संबंधों की संख्या है वो 2 आ रही है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो पहले ऑप्शन में रखें, अगर ऑप्शन नंबर 1 में देखें 2 की घात 2, n का मान हम 1 रखें, 2 की घात a, 2 गुणा 1 माइनस 1, तो ये आ गया 4 माइनस 1 यानी 3। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखें, ऑप्शन नंबर 2 है n की घात n यानी 1 की घात 1, ये 1 के बराबर आएगा, ये भी इसका करेक्ट नहीं है। हमारा आना चाहिए 2 आंसर संबंधों की संख्या, तो दूसरा भी गलत हो गया।
तीसरा ऑप्शन है वो है 2 की घात n स्क्वायर। n स्क्वायर यानी n का मान 1 रखेंगे तो 1 के स्क्वायर, 2 की घात 1, ये आ गया 2 के बराबर। ये इसका आंसर हो सकता है। ऑप्शन ये 3 था। फिर हम देखें ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो 2 की घात 2n के बराबर है, यानी 2 की घात 2 गुणा 1, यानी ये भी 4 के बराबर आ रहा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास एक ही ऐसा ऑप्शन था जो 2 के बराबर आ रहा था n का मान रखने पर 1, तो ऑप्शन नंबर 3 है वो इसका करेक्ट है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम अगर फॉर्मूले या डायरेक्ट रिजल्ट के रूप में याद नहीं भी हैं तो हम ऐसे अप्रोच यानी मान के हम इनको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि टेन इनवर्स में दिया हुआ है साइन एक्स, टेन इनवर्स में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस में साइन एक्स बटा 1 प्लस कोस एक्स, एक्स की वैल्यू माइनस पाई से पाई के बीच में है, एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या है। तो हम टेन इनवर्स के रूप में जब भी यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो फलन होते हैं उनका अवकलज या समाकलन करते समय हम एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि इनको पहले सरल करना है। सरल इन द सेंस उनको एक कुछ भी पर्टिकुलर जो दिया हुआ है डोमेन उसको हम कंसिडर करते हुए उसको सरल करके ट्रिग्नोमेट्री के जो भी फॉर्मूले लगा के हम जितना उसको सरल कर सकते हैं, सरल करने के बाद में आगे की प्रक्रिया करें तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे और गलती होने की कम संभावना होगी। तो इसमें हम देखें टेन इनवर्स के अंदर, तो टेन इनवर्स के अंदर दिया हुआ है साइन एक्स बट्टा में 1 प्लस कोस एक्स। तो ये है टेन इनवर्स साइन एक्स का हम अगर हाफ एंगल में फॉर्मूला लिखें तो ये आएगा 2 साइन एक्स बट्टा 2 कोस एक्स बट्टा 2 बट्टा 1 प्लस कोस एक्स को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बट्टा 2, 2 से 2 कट जाएगा, एक कोस से एक कोस भी कटेगा, तो ये आएगा टेन इनवर्स साइन एक्स बट्टा 2 बट्टा में कोस एक्स बट्टा 2। तो ये टेन इनवर्स में आएगा टेन एक्स बट्टा 2। टेन इनवर्स टेन है वो कैंसिल हो जाएगा माइनस पाई से पाई के बीच में, तो ये हमारे पास बचेगा एक्स बटा 2 के। तो जो फलन दिया हुआ था जो हम एफ एक्स मान के चल रहे थे जिसका हमें अवकलज करना था वो एफ एक्स किसके बराबर आ गया, एक्स बटा 2 के। तो हम इसका अवकलन निकालेंगे, एफ डेस एक्स एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालेंगे तो डी बटा डी एक्स बटा 2 हम निकालेंगे तो ये आएगा 1 बटा 2 के बराबर। तो इसका आंसर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमने देखा ये प्रश्न था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, इसको हमने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगा के सरल करा तो ये जल्दी तरीके से हम इसको कर पाएँ और इसका आंसर है वो सीधा हमें दिख गया, ऑप्शन 1 बटा 2। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आए उनमें हमें ध्यान रखना है कि जो है ऑप्शंस उनमें हमेशा उसको पहले हम सरल करके और फिर ही आगे प्रोसेस करेंगे ताकि उसको जल्दी कर पाएँ। आज के इस वीडियो में तो हम इतने ही प्रश्न करेंगे, आगे हम और भी ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे पीवाईक्यूज को, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड टीचिंग एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिक्स के उनको हम और किन तरीक़ों से कर सकते हैं ताकि एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से कर पाएँ। ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स या फिर अप्रोच हम लेके आएंगे। आगे की वीडियो में आप लगातार सहयोग बनाए रखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। हम आगे भी ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे। और एक ज़रूरी सूचना है जो आप सब लोगों के लिए काम की हो सकती है। अभी 18 जनवरी को तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम हो रहा है साइंस मैथ वालों के लिए। उसके बाद में ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं वो सेकंड ग्रेड में अच्छी पोस्ट आ रखी है मैथमेटिक्स एग्ज़ाम उसकी तैयारी करने की सोच सकते हैं। तो ये अच्छा मौका है, आप उसमें तैयारी करें। आरपीसी इसका एग्ज़ाम जुलाई में कंडक्ट करवाएगी। आरपीसी ने पहले कैलेंडर जारी कर दिया है, सिलेबस भी जारी कर दिया है, तो 5-6 महीने हमें मिलेंगे, उसमें आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये एग्ज़ाम आप अच्छे से कर पाएंगे। अभी 18 जनवरी तक थर्ड ग्रेड पे फोकस करें, उसके बाद में आप सेकंड ग्रेड की तैयारी में लग जाएं। जो भी गणित के अभ्यर्थी हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। और मैं भी सोच रहा हूँ कि सभी जो अभ्यर्थी हैं उनकी लगातार डिमांड है कि हम कुछ नया करें, तो मैं सोच रहा हूँ कि टेस्ट सीरीज़ हैं वो बच्चों को हम आरपीसी के पैटर्न पे उपलब्ध कराएं। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो फरवरी में हम टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे सेकंड ग्रेड की,
जो पूर्णतः आरपीसी के पैटर्न पे आयोजित होगी, उसी सिलेबस पे पैटर्न पे आयोजित होगी। जो हालांकि क्वेश्चन हम थोड़े कम या टेस्ट हम कम कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होंगे। अभी हालांकि हम प्लान ही कर रहे हैं सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एग्ज़ाम की जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च करने की। पूर्णतः डिसाइड होने के बाद में हम डिटेल्ड में उसका प्लान लेकर आपके सामने आएंगे। हमारे कुछ साथी हैं वो और मैं मिलकर हम इस टेस्ट सीरीज को आयोजित करवाने की सोच रहे हैं। तो जल्द ही फाइनल होने पर हम आपके सामने उसका जो विस्तृत प्लानिंग और विस्तृत शेड्यूल है वो हम आपके सामने लेके आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें और बाकी बच्चों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।